गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल लास्ट में हमने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था। उस न्यूमेरिकल में क्या था कि एक लेंस था, उस लेंस जो अपवर्तक पृष्ठ उनकी जो वक्रता त्रिज्याएं थी, उस R1 का मान था हमारे पास में 20 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना था 30 सेंटीमीटर था। अब इस लेंस के जो ये न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। हमने ये लिया कि जिस काज से बना हुआ है उसका म्यू ऑफ जी या एन ऑफ जी का मान हमारे पास में 1.5 था। मतलब जो जिस काज से बना हुआ है उस काज का जो अपवर्तनांक था वो अपवर्तनांक कितना था 1.5 था। ठीक है। फिर मैंने ये लिया था कि इसे जल माध्यम में रखा जाए। किस माध्यम में? जल माध्यम में रखा जाए। एक माध्यम तो हम जल लेके चलेंगे और एक क्या लेके चलेंगे? वायु माध्यम लेके चलेंगे। तो जल माध्यम में हो तो मैंने ये किया था कल कि 1/f किससे? लेंस मेकर सूत्र से। हमें पूछ क्या रहा है? ये f का मान ज्ञात करवा रहा है, इसकी फोकस दूरी का मान ज्ञात करवा रहा था। तो हमने कल क्या था 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ जी बटे म्यू ऑफ W -1 मल्टीप्लाई 1/R1 - 1/R2 ये लिया था। फिर हमने लिया था 1/f बराबर म्यू ऑफ जी का मान 1.5 बटे 1.33 -1 मल्टीप्लाई 1/20 माइनस 1/-30। ठीक है, ये लिया था। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1.5 या इसको हल कर लूं 1.5 माइनस 1.33 एलसीएम कितना आ गया 1.33। मतलब ये हुआ कि इसका हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। और एलसीएम ने कैसे हल कर लिया? 1.5 आ गया और ये कितना आ गया 1.33 आ गया। क्लियर? अब क्या बन गया? ये मल्टीप्लाई 1/20 ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस 1/30 हो गया। इसका भी क्या लेंगे अपन? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो क्या होगा 1/f बराबर, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा या तो एक स्टेप ऐसे लेने दो या इसको यहां पर भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.5 माइनस 1.33 बटे 1.33 मल्टीप्लाई, देखो इसका एलसीएम लिया मैंने, कितना आया? इसका एलसीएम आ गया 60। 600 भी आ सकता है और 60 ले लिया हमने। जब इसका 60 एलसीएम आया तो 20 को मैंने 60 पर डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो 20 से कितना हो गया? 60। तो कितना आया? 3 प्लस 30 दूनी 60 2। तो आ गया 1/f बराबर, इसका जो सोल्व करेंगे इसका मान आएगा 1/8 गुणा 5/60। क्लियर? अब इस 5/60 को मैं क्या कर सकता हूं? हल कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? डिवाइड कर दिया 1/12 से इसको हल कर लिया। तो क्या बन गया? ये 1/f बराबर 1/8 गुणा 1/12। तो 1/f बराबर 1/96। तो f बराबर 96 सेंटीमीटर। यानी कि ये हुआ कि यदि हम उस अपवर्तक पृष्ठ को या अपवर्तक लेंस को जल माध्यम में रखते हैं तो उस दौरान जो वो अपवर्तक सतह या उपकरण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है? 96 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास में वही है भाई, एक अपवर्तक लेंस है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा
ये जिस कांच से बना हुआ है उस कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.5 है। ठीक है, और ये निर्वात या ऐसे कहते वायु माध्यम में, ये वायु माध्यम में स्थित है। जब ये वायु माध्यम में स्थित होगा तो वायु माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह अपवर्तनांक म्यू ऑफ एयर या एन ऑफ एयर इक्वल टू 1.009 होता है। और इसको हम लगभग में मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से क्या हुआ, 1/f बराबर म्यू ऑफ, ऐसे करें, n ऑफ g बटे n ऑफ एयर -1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर, r1 का r2 का मान यहां से रखेंगे तो क्या आया, 1/f बराबर इसका मान 1.5/1 माइनस 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, चिन्ह परिपाटी लगा के मान रखेंगे 1/20। तो 1/20 कैसे आया, हमने ये दो अपवर्तक पृष्ठ सतह ले ली और ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसकी वक्रता r1 और इसकी r2। तो सेकंड जो अपवर्तक सतह है इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, कर्वेचर ऑफ रेडियस होगी या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो 1/20 माइनस 1 कितना आएगा, r2 का मान 30 है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या आपतित प्रकाश किरण की क्या है, विपरीत दिशा में है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा 30। क्लियर, आगे हल करेंगे इसको, 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/20 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 1/30। देखो नीचे बटे में 1 है तो बटे में 1 इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसको मैंने हल कर लिया, 1/f बराबर 0.5 गुणा, भाई 1.5 में 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 गुणा एलसीएम आ गया 60, कितना आ गया 3 + 2, भाई 20 3 60, 3 और 30 दूनी 60, 2 और 3 कितने हो गए 5। तो 1/f बराबर 0.5 गुणा 5/60, 0.5 गुणा 5/60 कितना हो गया 1 और ये 12 से डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया भाई ये 1/f बराबर 0.5 को 1 से मैंने गुणा किया तो 0.5 आ गया बटे 12। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, कैसे सॉल्व करूंगा भाई, इसको मैं भाई पॉइंट हटा दूंगा, 1/f बराबर 5/120 हो गया, पॉइंट हटा दिया मैंने। अब ये क्या बन गया, f बराबर 120/5 आ गया, तो कितना आया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, तो 5 चौके 20। मतलब ये हुआ कि f का जो मान होगा कितना होगा 24 सेंटीमीटर होगा। यदि उसी उपकरण को हम वायु माध्यम में रखते हैं तो उस दौरान उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर
होगी। ठीक है, जल माध्यम में कितनी थी? जल माध्यम में जो इसकी फोकस दूरी थी वो हमारे पास में आई थी 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। इसके आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं लेंसों का संयोजन। देखो भाई, हम इससे फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टरों में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हम पढ़ेंगे, एएम यूनिट में पढ़ेंगे संधारित्र, संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, सेल और सेलों का संयोजन। ठीक उसी प्रकार हम यहां पर पढ़ेंगे लेंसों का संयोजन। देखो लेंसों का संयोजन कैसे होगा। हमने दो पतले लेंस ले लिए, ये एक L1 हो गया और दूसरा L2 हो गया। यहां पर मैंने क्या खींच दिया? मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है, ये क्या है? लेंस L1 और ये क्या है? लेंस L2 है। क्लियर? यहां पर इस मुख्य अक्ष पर मैंने एक बिंदु मानी O। क्या मानी? बिंदु O मानी। और इस बिंदु O से इसकी जो दूरी लेंगे, बिंब दूरी, वो इन दोनों संयोजित लेंसों की जो कॉमन पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वहां से मापेंगे। तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो गई? U हो गई। इससे हमने क्या कह दिया? बिंब दूरी कह दिया। क्लियर? जब इस बिंदु O से प्रकाश किरण लेंस L1 पर आपतित होती है, जब मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O से प्रकाश किरण लेंस L1 पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर I डैश क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा? I डैश प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है? मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O से जब कोई प्रकाश किरण लेंस L1 पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर I डैश प्रतिबिंब बनता है। यह I डैश प्रतिबिंब जो बनता है, इससे लेंस L2 के लिए, इससे लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। किसका करता है? आभासी बिंब का कार्य करता है। और इसकी जो दूरी होती है, उस दूरी को हम मान के चलते हैं V डैश। क्या मान के चलते हैं? V डैश मान के चलते हैं। क्लियर? जो ये आभासी बिंब होता है, ये आभासी बिंब से अंतिम जो इसका प्रतिबिंब बनता है, वो अंतिम प्रतिबिंब कितना बनता है? I बनता है। कितना बनता है? I। और ये क्या होता है? वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जो वस्तु से वस्तु का जो I बन रहा है, वो I प्रतिबिंब क्या है? अंतिम प्रतिबिंब है। I डैश क्या है? L1 लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है, जो कि वस्तु के लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। क्लियर? अब यहां से हम लिखेंगे लेंस L1 के लिए फोकस दूरी का मान। जो लेंस L1 है,
इस लेंस L1 की जो फोकस दूरी हो कितनी होगी f1 और इसकी कितनी होगी f2 होगी। भाई L1 की f1, L2 की f2, यदि तीसरा लेंस और लगा दें तो f3, चौथा लगा दें f4, ऐसे यदि n लेंस और लगा दें तो fn होगी। क्लियर? तो इसका मान कैसे निकालेंगे? 1/f1 बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v और v कौन सा लेंगे v डैश। क्यों? क्योंकि लेंस L1 से प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है I डैश बन रहा है और I डैश की जो प्रतिबिंब दूरी हो कितनी है v डैश। तो 1/v डैश माइनस 1/u समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब ये जो I है ये अंतिम प्रतिबिंब है और इसकी जो प्रतिबिंब दूरी होगी कितनी होगी v होगी। कितनी होगी v। लिखेंगे यहां पर लेंस L2 के लिए फोकस दूरी का मान, लेंस L2 के लिए फोकस दूरी का मान कैसे निकालेंगे? 1/f2 बराबर 1/v। v का मतलब प्रतिबिंब दूरी कितनी है v है, मैंने पुट कर दिया 1/v माइनस 1/u और u बराबर कितना आएगा रे, लिख देता हूं मैं यहां पर 1/u। अब u बराबर क्या है v डैश और v डैश क्या है वस्तु का आभासी बिंब है कि नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे आभासी बिंब दूरी। क्लियर? यहां से हमें क्या करना है कि u की जगह क्या पुट करना है v डैश पुट करना है। तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 को देखो, समीकरण नंबर 2 को देखो क्या हो रहा है। इसमें से कह सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण जो 1 है उसको और समीकरण जो 2 है उसको दोनों क्या किया हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या है 1/v डैश, 1/v डैश। तो 1/v डैश माइनस 1/u फिर प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब ये देखो प्लस का 1/v डैश है और ये माइनस का 1/ क्या है v डैश है, आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास में 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर माइनस 1/u प्लस 1/v, यही बचा। अब इसको वैसे लिख सकता हूं क्या कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u लिख सकता हूं। अब हमने पढ़ रखा है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, तो क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, जहां f1 व f2 क्या है दोनों संयोजित पतले लेंसों की फोकस दूरी है और f क्या है तुल्य फोकस दूरी का मान है। f क्या है तुल्य
फोकस दूरी का मान है। लिखेंगे जहां f1 व f2 संयोजित पतले लेंसों की फोकस दूरी का मान है तथा f तुल्य फोकस दूरी है, तुल्य फोकस दूरी है। मतलब यह हुआ कि जब दो पतले लेंस परस्पर संयोजित होते हैं, जब दो पतले लेंस परस्पर संयोजित होते हैं तो उन पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का मान उनकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कह सकते हैं तुल्य फोकस दूरी का मान उनकी फोकस दूरियों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। क्लियर? इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये मान होता है, ये मान अनेक जैसे n लेंस जुड़े हैं तो सभी लेंसों की जो फोकस दूरी का मान होगा उस फोकस दूरी के मान के बीजगणितीय योग के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है? अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें हम यह लिख सकते हैं यदि इसको हम स्पेशल पॉइंट भी कह सकते हैं। लिखेंगे यदि n पतले लेंसों का संयोजन हो जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 f2 f3 fn है तो तुल्य फोकस दूरी का मान होगा। कितना होगा भाई? 1/f। इस 1/f को हम 1/f इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य। क्या होता है? तुल्य। तो क्या हो गया? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/fn। मतलब यह हुआ कि चाहे n लेंस संयोजित हो, चाहे 2 या 2 से अधिक कितने भी हो, उन सभी लेंसों की जो फोकस तुल्य फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी के बीजगणितीय योग के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्लियर? अब इस पर हम करेंगे कि न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल क्या है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस के संपर्क में रखा गया है तो संयुक्त निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लेंस हैं और दोनों कौन से? अभिसारी लेंस है। ये ऐसे कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का अभिसारी लेंस एक 10 सेंटीमीटर के अभिसारी लेंस के संयोजन में रखा गया तथा इसके संयोजन के पश्चात इनकी जो तुल्य फोकस दूरी होगी उसका मान कितना होगा? देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी
का अभिसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से संयोजित है। तो संयुक्त निकाय की फोकस दूरी का मान होगा। हमें क्या दिया है, देखो दिया है F1 बराबर 5 सेंटीमीटर और F2 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसमें देखो भाई, जैसे दो लेंस जुड़े होते हैं तो द्वितीय जो लेंस होता है L2 उसकी फोकस दूरी का मान किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। या ऐसे कह दे, इसको अभिसारी ना बोल के अपसारी बोल दे तो भी किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। एक अभिसारी एक अपसारी हो तो अपसारी किस में आएगा, हमेशा ऋणात्मक में आएगा। ये दिया है, ज्ञात क्या करना है, संयुक्त फोकस दूरी या तुल्य फोकस दूरी का मान। यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। F1 और F2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/f बराबर 1/5 प्लस 1/-10। क्या बन गया, 1/5 बराबर 1/5 माइनस 1/10। अब इसको हल कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखो भाई 1/f बराबर क्या हो गया, एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 10 माइनस 1, तो 1/f बराबर कितना है, 1/10। तो f बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इस संयोजन में जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वो संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि जो ये लेंस होते हैं, जो संयुक्त लेंस होते हैं, इन संयुक्त लेंसों का जो संयोजन होता है, वो संयुक्त लेंसों का संयोजन, जैसे इसका जो संयोजन का उपयोग होता है वह उपयोग सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में व अन्य उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंसों की कुल क्षमता हमने पढ़ ली, हम पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन, प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है, क्या होता है प्रिज्म और कैसे होता है प्रिज्म। प्रिज्म देखो भाई, पहली बात तो ये आती है दिमाग में कि प्रिज्म होता क्या है। इसमें क्या होता है, मैंने एक आकृति बनाई, एक ये आकृति बना दी, एक ये आकृति बना दी और एक ये बना दिया। इसका मैंने नामकरण कर दिया ए, बी और सी। ये सारी क्या हैं, अपवर्तक
पृष्ठ है। क्या है? सारी अपवर्तक पृष्ठ है। देखो ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। ऐसे कह दूं मैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। अब जब इन अपवर्तक पृष्ठों के ये किसी न किसी कोण पर झुकी हुई होती है, क्या होती है? झुकी है। ये क्या है? कोण। और इस कोण को हम क्या कहेंगे भाई? प्रिज्म कोण कहेंगे। मतलब ये हुआ कि ये अपवर्तक पृष्ठ सतह जिस कोण के साथ में झुकी हुई होती है उस कोण को हमने क्या कह दिया? प्रिज्म कोण कह दिया। क्या कह दिया? प्रिज्म कोण। अब देखो इस अपवर्तक पृष्ठ के मध्य जो ये माध्यम होगा, ये वाला माध्यम, ये जो माध्यम होगा ये होगा समांगी माध्यम। क्या होगा? समांगी पारदर्शी माध्यम होगा भाई। कौन सा माध्यम होगा? समांगी पारदर्शी माध्यम होगा। यह समांगी पारदर्शी माध्यम होगा। इसमें दो या दो से अधिक अपवर्तक पृष्ठें होंगी। ये जिस कोण पर झुकी हुई होंगी उस कोण को हमने क्या कह दिया? प्रिज्म कह दिया। इसके बाद में हमें इसमें एक पॉइंट ये क्या देख सकते हैं कि ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। इन किसी भी एक अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत जो परिच्छेद रेखा होती है उसे हम परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? परिच्छेद कहते हैं। जो अभिलंबवत रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिच्छेद कहते हैं। इसे हमने क्या कह दिया? परिच्छेद कह दिया। क्लियर? ये तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसकी परिभाषा सुनो। देखो दो या दो से अधिक, देखो दो या एक अधिक हो गया, तीन हो गया, दो या दो से अधिक अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर, दो या दो से अधिक अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर घिरे हुए, ये घिरा हुआ नहीं है, घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। दोबारा सुनो, दो या दो से अधिक अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है? यहां लिखेंगे प्रिज्म। क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक किसी कोण पर घिरे हुए समांगी व पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब बात आती है प्रिज्म कोण की। ये प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण किसे कहेंगे? ये जो अपवर्तक पृष्ठ, ये जो अब दो अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण के साथ में झुके होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण के साथ में झुके होते हैं उस कोण को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। जैसे मान लो ए बी और ए सी इस थीटा कोण के साथ में क्या हो रहे हैं? झुके हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। ठीक है? फिर आता है परिच्छेद बिंदु। जैसे हमारे पास में आ गया ए बी पृष्ठ है, बी सी पृष्ठ क्या है? ए सी पृष्ठ है। इसे ए बी पृष्ठ पर मैंने एक लंबवत रेखा बना दी। जब मैंने यहां पर एक लंबवत रेखा बनाई तो ये इसको परिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब ये इसको परिच्छेद कर रहा है तो मैंने इसको क्या बोल दिया? परिच्छेद बोल दिया। क्या बोल दिया? परिच्छेद बोल दिया। ठीक है? यहां से मैं ये कह सकता हूं भाई प्रिज्म क्या हुआ, प्रिज्म कोण क्या हुआ और परिच्छेद क्या हुआ। अब इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे?
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, और अपवर्तन से जो विचलन कोण होता है वो विचलन कोण कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।